ऑलराइट गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स, जो कि हाल ही में इंडिया में रिलीज हुई है और ये 4th फिल्म है इस फ्रेंचाइजी की। तो फिल्म के स्टार्ट में हमें बताया गया था कि इंसानों के दिमाग को और ज्यादा तेज बनाने के लिए एक सीरम का इन्वेंशन किया गया था और शुरुआती टेस्ट में से किसी एक में एक चिंपैंजी के ऊपर ये उपयोग किया गया था। पर उस चिंपैंजी को ये इंजेक्ट करते वक्त ये सीरम किसी तरह से लीक हो जाता है और वहाँ पर खड़े साइंटिस्ट को इफेक्ट करता है। ये इन्फेक्शन एक वायरस की तरह फैलता है और इंसानों की सूझबूझ की क्षमता को खत्म करने लगता है। फिर होता यूं है कि सीजर, जो कि चिंपैंजीज को लीड करता है ताकि वो इंसानों से लड़ सकें और इंसानों से अलग होकर जंगलों में रहने लगते हैं। थर्ड फिल्म के आखिर तक हम देखते हैं कि सीजर मर जाता है और किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स की जो स्टोरी है वो उस इवेंट के 300 साल के बाद की है। तो इस फिल्म के स्टार्ट में हमें इस तरह दिखाया जाता है कि इस दुनिया के ऊपर अब चिंपैंजीज का राज है और इन चिंपैंजीज की अपनी कॉलोनीज हैं, अपने कबीलों में रहा करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नोवा पर, जो कि इस फिल्म का एक मेन लीड कैरेक्टर है और इस कबीले के सरदार का बेटा है। नोवा अपने दो फ्रेंड्स, जिनके नेम सुना और अनाया है, इनके साथ किसी पहाड़ी पर चढ़कर ईगल के अंडे लेने के लिए जाता है और इन एग्स में से जो ईगल निकलते हैं उनको ये एज अ पेट पाला करते हैं और हर नौजवान चिंपैंजी को एक एक ईगल मिला करता है। एक दिन नोवा जब अपने लिए ईगल का अंडा लेने जाता है तो वहाँ पर उसे एक लड़की नजर आती है जो कि खाना की तलाश में थी। उस लड़की के साथ होने वाली झड़प में वो अंडा टूट जाता है। अगले दिन नोवा अंडा वापस लाने के लिए उसी जगह पर वापस जाता है और रास्ते में दो चिंपैंजीज को देखता है जो कि अधमरी हालत में होते हैं। नोवा उनसे इस सब की वजह पूछता है तो वो बताते हैं कि हमारे कबीले की तरह एक और कबीला जो समंदर के किनारे रहा करता है, उनके लोगों ने हमें गुलाम बनाने की कोशिश की। जब हमने रेजिस्ट किया कि हम गुलाम नहीं बनेंगे तो उन्होंने हमें खूब मारा पीटा। वो लोग हमारे कबीले की लोकेशन जानते हैं और किसी वक्त भी वो हम पर हमला करके हमको गुलाम बनाने के लिए पहुंच सकते हैं। नोवा जल्द ही अपने बाप को ये सब बताने के लिए जाता है और वहां जाकर देखता है कि उसके कबीले में पहले से ही आग लगी हुई थी। नोवा के कबीले के लोगों को खूब मार मार कर गुलाम बनाया जा चुका था और नोवा अपने बाप को भी यहाँ पर मरते हुए देखता है। नोवा को कहीं दूर झाड़ियों में फेंक दिया जाता है और नोवा, जिसके पास अब रहने को ना तो कोई कबीला था और ना ही उसके सर पर अपने बाप का साया था, और तो और उसके कबीले के लोगों को भी अब गुलाम बना लिया गया था। नोवा वहां से उठकर अपने आप को संभालता है और अपने बाप को पहले दफनाने जाता है। उसके बाद कसम खाता है कि वो अपने कबीले और अपने बाप की मौत का बदला लेकर रहेगा और अपने लोगों को आजाद भी करवाएगा। नोवा जंगल की तरफ जाता है जहाँ उसकी मुलाकात एक ओरेंगुटैन से होती है जिसका नाम हमें राका बताया जाता है, जो कि काफी बुद्धिमान भी था। राका के पास बहुत ही ज्यादा किताबें पड़ी होती हैं जिन्हें देखकर नोवा उससे पूछता है कि ये सब तुम्हारे पास कहां से और कैसे आई। राका कहता है कि वो और उसके साथी इनको पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन पहले वक्त में काफी इंसान गुजरे हैं जो कि इन किताबों को लिखा और पढ़ा करते थे और वो सब के सब इंसान महान सीजर की हुकूमत में रहा करते थे। नोवा पूछता है कि ये सीजर कौन था, तो राका बताता है वही तो था जिसने हमें इंसानों की कैद से आजाद किया, जिसने हमें बोलना सिखाया, जिसने हमें बुद्धिमान बनाया और उसी ने ये रूल बनाया था कि एक चिंपैंजी दूसरे चिंपैंजी को नहीं मार सकता। इन सब बातों से नोवा बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करता है और राका के साथ खाना खाने लगता है। तभी वो लड़की वहाँ पर आ जाती है जिसने नोवा का अंडा चुराने और उसको फोड़ दिया था। नोवा उस लड़की को देखकर गुस्सा करता है पर राका उसे समझाता है कि हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि महान सीजर इंसानों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। राका उस लड़की को भी खाना देता है। उस लड़की को देखकर हमें ऐसे लगता है कि जैसे लड़की बहुत ही ज्यादा नासमझ और बोल बिल्कुल भी नहीं सकती। यही सब राका और नोवा को उस लड़की पर तरस खाने पर मजबूर करता है। राका नोवा को बताता है कि पहले पहल हम जानवरों की तरह रहा करते थे पर अब हम जानवर इंसानों की रहा करते हैं और ये सब इंसान हम जानवरों की तरह, क्योंकि अब सारा हिसाब उल्ट हो चुका है। अगले दिन ये लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं जहाँ इन्हें कुछ और इंसान नजर आते हैं जो कि बिल्कुल आदिवासियों की तरह थे और हम देखते हैं कि समंदर के किनारे रहने वाले बंदर यहाँ आकर उन कबीले वालों पर हमला करके उन्हें मार देते हैं क्योंकि वो इंसानों से नफरत किया करते हैं। वो उस लड़की को भी मारने लगते हैं पर नोवा और राका इस तरह नहीं होने देते और उसे बचा लेते हैं। वहाँ पर वो लड़की अपना नाम मैं बताती है और ये दोनों यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं कि ये लड़की बोल भी सकती है और बुद्धिमान भी है। तो ये लड़की बताती है कि मेरे साथ कुछ और भी रहा करते थे लोग जो कि मेरी तरह बोल भी सकते थे और बुद्धिमान भी थे, पर इन्हीं बंदरों ने आकर उन्हें एक दिन मार दिया। पर मैं अपनी किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग गई थी और अब दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। ये सब सुनकर राका और नोवा के दिल में उस लड़की के लिए यानी मैं के लिए अब हमदर्दी पैदा हो जाती है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और एक नदी के पुल तक पहुंचते हैं। यहाँ दूसरे कबीले के लोग उन पर हमला करते हैं और राका पानी में बह जाता है। नोवा और मैं को बंदी बनाकर उनके सरदार के पास लेकर जाया जाता है। इस सरदार का नाम प्रोक्सिमा सीजर है जो बहुत ही जालिम है। इसको हिस्ट्री का काफी ज्यादा नॉलेज है और इसे ये भी पता है कि इंसान पहले किस तरह रहा करते थे और जानवर
जानवर पहले किस तरह रहा करते थे। इसको इस चीज का भी इल्म है कि इंसान पहले चिंपैंजीज को पिंजरों में कैद करके रखा करते थे और जिस चीज से इसे बहुत ही ज्यादा नफरत है, इसी वजह से ये जहाँ कहीं भी इंसानों को देखता है मार या मरवा देता है। प्रोक्सिमा सीजर अपने कबीले के साथ एक समंदर के किनारे रहा करता था और हमें यहाँ पता चलता है कि इन्होंने समंदर के पानी को एक दीवार बनाकर रोक के रखा है। यहाँ पर एक शिप भी है और इस शिप के एक बंकर के अंदर इंसानों के बनाए गए हथियार हैं जिनको यूज करके वो सब बचे हुए इंसानों और तमाम जानवरों पर हुकूमत करना चाहता है। क्योंकि वो इंसानों से नफरत करता है तो जाहिर है इंसानों को तो वो मार ही देगा। वो बंकर जिसमें इंसानों के बनाए गए हथियार हैं वो एक हैवी गेट के द्वारा बंद है और उस गेट को खोलने के लिए वो अपने गुलामों का सहारा लेता है, यानी उनको हर रोज फोर्स करता है कि वो उस डोर को खोलें। पर ये सब चिंपैंजी मिलकर भी उस डोर को नहीं खोल सकते। नोवा जो कि अब यहाँ पर बंदी बनकर पहुंच चुका था प्रोक्सिमा सीजर के तमाम नापाक इरादों को जान जाता है और एक प्लान के साथ जाता है मे के पास। वो मे को बताता है कि हमें एक बॉम्ब बनाना होगा, हम उस बंकर को उड़ा देंगे ताकि वो इंसानों और तमाम जानवरों पर हमला ना कर सके। पर मे एक शर्त पर राजी होती है कि उस बंकर के अंदर कहा जाता है कि एक बुक पड़ी है और उस बुक को यूज करके बाकी के जो इंसान बचे हैं वो बोलना सीख जाएंगे। और ये दोनों आपस में डील तय करते हैं। ये दोनों प्लान बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज रात को ये बॉम्ब फोड़ेंगे ताकि वो बंकर को डिस्ट्रॉय कर सकें। हम देखते हैं कि आधी रात को नोवा अपने फ्रेंड्स सूना और अनाया और मे के साथ कहीं दूर जाकर बॉम्ब तैयार करके लाते हैं और बॉम्ब उस जगह फिक्स करते हैं जहाँ प्रोक्सिमा सीजर ने एक दीवार बना रखी है समंदर के पानी को रोकने के लिए। पर मे किसी होल से होते हुए गुजरकर शिप के बंकर तक पहुंच जाती है। नोवा भी उसका पीछा करता है अपने बाकी साथियों के साथ और नोवा की नजर यहाँ पर एक ऐसी बुक पर पड़ती है जिसपे हमें स्केच दिखाए जाते हैं कि पहले इंसान चिंपैंजीज और बाकी जानवरों को किस तरह से पिंजरों में कैद कर कर रखा करते थे। नोवा इस चीज को फुली इग्नोर करता है। इसके बाद ये लोग बंकर का गेट खोलते हैं जहाँ पहले से ही प्रोक्सिमा सीजर उनका इंतजार कर रहा था, वो भी अपने पूरे गैंग के साथ। उनके कुछ ना कहने पर प्रोक्सिमा सीजर अपने एक आदमी को सूना को मारने के लिए कहता है पर मे उसे शूट कर देती है। प्रोक्सिमा सीजर तब मे के सामने एक कंडीशन रखता है कि अगर वो हथियारों की सही लोकेशन और बता दे कि हथियार कहाँ पड़े हैं या कितने कितने हैं तो वो उसे और उसके साथियों को छोड़ देगा। जाहिर है मैं इस तरह तो नहीं करना चाहती तो वहाँ से भाग खड़ी होती है और बॉम्ब के पास जाकर फोड़ देती है जिससे समुद्र का सारा पानी खुल जाता है और सब बंदर बह जाते हैं। क्योंकि नोवा के कबीले वाले जंगल में रहा करते थे तो वो अपने आप को उस पानी से बचा लेते हैं और ऊंची जगह पर चढ़कर अपनी जानें बचाते हैं और प्रोक्सिमा सीजर के सब लोग मारे जाते हैं क्योंकि वो तो ऊंची जगह पर झूल नहीं सकते थे। नोवा और उसके साथी जहाँ खड़े होते हैं वहाँ पर प्रोक्सिमा सीजर भी पहुंच जाता है और नोवा पर अटैक करता है। इसके बाद नोवा एक गाना गाता है जिसके बाद बहुत सारे ईगल्स आकर प्रोक्सिमा सीजर को पानी में फेंक देते हैं जिससे वो मारा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नोवा अपने साथियों के साथ जंगल वापस लौट अपने कबीले को दोबारा से रीबिल्ड करता है। हम ये भी देखते हैं कि नोवा किसी हद तक मे से नाराज भी था क्योंकि वो प्लान को एक्सेप्ट करने के बावजूद प्लान पर कायम नहीं रही। नोवा को धोखा देकर जल्दबाजी दिखा उस बुक तक पहुंच गई। नोवा कसम खाता है कि इसके बाद वो कभी भी किसी इंसान पर भरोसा नहीं करेंगे और अपने आप को और ज्यादा डेवलप और मिलजुल कर रहेंगे। सीन शिफ्ट होता है मे पर जो अपने बाकी बचे हुए साथियों के पास पहुंचती है जो कि बोल भी सकते हैं और इंटेलिजेंट भी हैं उसी की तरह। इन सब का मोटिव ये है कि फिलहाल के लिए दुनिया की अलग अलग जगहों पर बचे हुए लोगों के साथ कम्युनिकेट किया जाए। वो उस बुक की मदद से एक सैटेलाइट को ठीक कर पाते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं और हमें पता चलता है कि अभी भी काफ़ी इंसान बाकी हैं जो कि बोल सकते हैं और इंटेलिजेंट हैं और वो अपने साधनों का इस्तेमाल करके इवॉल्व भी हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा? शायद ह्यूमंस वर्सेस चिंपैंजीज। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried.